देखो इधर, कल बैलेंसिंग पढ़ाए थे ना। कल बैलेंसिंग आज 5 क्वेश्चन लिए, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे आज का सिलेबस पे आ जाएगा। सबसे पहले है N2 + H2, फॉर्मूला बना हुआ क्या, NH2 NH3 रिएक्शन करवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर N 2, H कितना 2, तो इधर भी NH मिलेगा 1 और 3, इम्बैलेंस है। तो कौन पहले देख रहे हैं, ये N है इधर, N2, तो इधर 2 डालते हैं अभी, तो वो हो गया कितना, वो बन गया 6, तो इधर डाल देंगे 3, ये हो गया। यहाँ पे 2 का ACl2 का यहाँ 2 देना पड़ेगा हमको, और जैसे ये 2 आया तो इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। रंजन N कितना 1, H कितना 3, और इधर से 2, तो टोटल H कितना 5। S सल्फेट है ये, बट बोलेंगे S1O4। इधर देखो, इस पूरे फॉर्मूला का होल 2 है, ये होल 2 केमिस्ट्री में नीचे लिखते हैं ना। तो N2 है, और 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 है, और यहाँ पे कितना 5 है। तो किसके आगे लगा दे, इधर 2, इधर 2 लगाने से क्या हो रहा है, N2 हो गया, N2 है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, N2 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, और सल्फेट पहले से बैलेंस है, ठीक है। P4 और P2 PO3, तो P4 है, इधर 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आना पड़ेगा 3। LHCl H2 है, H2 यहाँ पर देते हैं, तो Cl2 बन गया, यहाँ पर Cl3 है, यहाँ पर बना है Cl2 ही, ठीक है। 2L + 6 HCl 3PH2 2L इसको 6 H के पास यहाँ पर दो 3 पहले, 3 भी 6, 3 भी नहीं होगा, 3 से बैलेंस नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा है, वो 3 है, इधर 2 दो, ठीक है, तो हो जाएगा कितना Cl6 हो जाएगा, तो यहाँ पर दे दो 6, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6, और ये H2 है, तो इसमें डाल दो कितना 3 2 S, हार्मोनियम को 2 अलग, ठीक है। तो एक स्टेप में नहीं होगा, 2-3 बार सोचेंगे मिलेगा, तो ये थोड़ा सा था क्वेश्चन, इसी हिसाब से इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ठीक है। अपना अपना मैच कर लो, उतार लो। देखो कल पढ़े थे कम्बिनेशन रिएक्शन, और आज का है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको भी थोड़ा एक डिफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब ही हो जा रहा है क्या, ब्रेक डाउन करना, डिकम्पोज कर देना, टूट जाना। तो यहाँ पर हमारे पास कोई केमिकल है AB, उसको ब्रेक डाउन करना होगा A + B में, मतलब 1 का 2, वहां हो रहा होगा 2 का 1 कंबाइन कर रहा था, और यहाँ हो रहा है 2 का 1 का 2 बच रहा है। एक रिएक्टेंट व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट है ना ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या जी, हाँ, तो 2 और मोर प्रोडक्ट्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो तोड़ने के लिए जो कुछ भी एनर्जी देंगे ना हम लोग, एनर्जी यहाँ पर देना पड़ेगा हमको। ये एनर्जी हीट, लाइट, कुछ भी हो सकता है, हीट हो गया, लाइट भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं। मतलब तुम इस केमिकल को तोड़ने के लिए कौन सा एनर्जी दे रहे हो, हीट दिए तो भी टूटेगा, लाइट देकर तोड़े तब भी टूट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़े तब भी टूट जाएगा, मतलब डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल पहले लिख देते हैं, जो तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में जो दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट ही दिया है, और इसी पे क्वेश्चन भी रहते हैं। पहला जो इसमें है FeSO4, ये है फेरस सल्फेट, सॉलिड स्टेट में होता है। फेरस सल्फेट लैब में देखोगे तो एक डिब्बा रहता है, उस पर लिखा रहेगा फेरस सल्फेट, उसमें हरा हरा रंग का मिश्री के दाना जैसे ये निकलेगा, जैसे मिश्री देखो ना, ढेला मिश्री का, वैसा ही ये भी होता है, सॉलिड रूप में, बट वो हरा होगा, ठीक है। तो इसको हीट कर दिए, नॉर्मल हीट कर दिए, ठीक है। हीट करने से बना दिया ये Fe2O3 + SO2, गैस के रूप में बाहर आएगा, ये भी सॉलिड ही रहेगा अभी, प्लस SO3 गैस। ये क्या है, फेरस सल्फेट। ये क्या है, फेरस ऑक्साइड।
फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट किए तो बन गया फेरस ऑक्साइड, साथ में SO2 गैस और SO3 गैस, मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दो को बोल रहे हैं डाई और तीन को बोल रहे हैं ट्राई। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी कैसे होगा, इसमें बोलेगा कोई मेटल का सल्फेट है, ये मेटल का सल्फेट है ना, आयरन का सल्फेट, और मेटल का सल्फेट हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो दो गो सेम टाइप ऑफ गैस निकल रहा है, सल्फर का ही गैस है ये, देख लो, सल्फर का ही ऑक्साइड निकल रहा है। क्वेश्चन बोलेगा कोई मेटल का सल्फेट था जिसको हीट करने पर सेम टाइप, मतलब उसी मेटल का ऑक्साइड और दो सेम टाइप ऑफ ऑक्साइड बाहर आएंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास किसका रिएक्शन बोल रहा है, डायरेक्ट रिएक्शन लिखने को नहीं देगा, ये डायरेक्ट बना कर देगा कि कोई मेटल सल्फेट था, इसको हीट किए तो उसी का ऑक्साइड बना और दो सेम गैस का ऑक्साइड बना। सेम गैस का ऑक्साइड वाला रिएक्शन हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, फेरस सल्फेट को हीट करने वाला, जिसमें से दोनों गैस निकल जाता है, फेरस ऑक्साइड बच जाता है। ठीक है, कौन दूसरा भी हो सकता है, बट हो सके सेम टाइप ऑफ अथी नहीं निकले। इसको देख लेते हैं अभी एक और रिएक्शन से। यहाँ पर एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट वाला है, PbNO3 का होल 2। Pb हो गया कौन सा, लीड, NO3 किसका होता है, नाइट्रेट, तो पूरा नाम क्या बोलेंगे, लीड नाइट्रेट। इसको भी हीट कर दिए, इसको भी हीट कर दिए तो बना दिया PbO क्या बोलेंगे, लीड, O के लिए ऑक्साइड, OH के लिए क्या लगता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसा ही धीरे करके केमिकल का नाम याद कर लेंगे। फिर तुम्हारे पास NO2 प्लस O2 गैस के रूप में बाहर आएगा, ये भी गैस के रूप में, और ये है तुम्हारा गैस के रूप में, ये था सॉलिड। तो लीड नाइट्रेट भी तुमको लैब में मिल जाएगा सॉलिड के रूप में। तो लीड नाइट्रेट को अगर तुम लोग हीट करोगे ना तो क्या बनाएगा, लीड का ऑक्साइड एंड टू डिफरेंट गैसियस ऑक्साइड। ये देखो, टू सेम गैसियस ऑक्साइड और टू डिफरेंट गैसियस ऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही बोलेगा। देखो, इसमें मेटल का नाइट्रेट है और इसमें मेटल का सल्फेट है, इधर नहीं, इधर ज्यादा समझना होता है। टू सेम टाइप ऑफ गैसियस ऑक्साइड एंड टू डिफरेंट टाइप। अगर डिफरेंट वाला बोलेगा तो ये रिएक्शन है, और सेम वाला बोलेगा तो वो रिएक्शन है। ठीक है, दो रिएक्शन हो गया। एक और ले लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, CaCO3 को हीट कर दिए। अभी देखो, CaCO3 का नाम जो था कल बताए थे लाइमस्टोन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नाम है लाइमस्टोन, जो कल बताए थे। ये लाइमस्टोन कब बना था, जब हम लोग चूना में पानी मिलाए तो चूना पानी बना था। उस चूना पानी को छोड़ दिए तो CO2 से रिएक्ट करके क्या बना दिया था, CaCO3, ये वाला, वो था व्हाइट वॉशिंग रिएक्शन। तो उसी रिएक्शन में आगे जाके तुमको पूछेगा कि जो व्हाइट वॉशिंग के लिए लास्ट में जो बना कैल्शियम कार्बोनेट, उससे हमको वापस से जो व्हाइट वॉशिंग का मेन सब्सटेंस है वो है ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको वापस से पाना है। मतलब तुम पोताई कर दिए, व्हाइट वॉशिंग कर दी, उसको वापस से फिर से ये पाना, तो क्या करेंगे, इसको पाने के लिए फिर से क्या करेंगे, जो लास्ट वाला सब्सटेंस है CaCO3, उसको नॉर्मली हीट कर देंगे। जिसको हीट करते ही तुम्हारे पास CaO बाहर आ जाता है और CO2 वापस से मिल जाता है आपको। सही है, CO2 गैस बाहर मिल जाएगा और CaO सॉलिड के रूप में तुमको मिल जाता है। ठीक है, देखो रिएक्शन हम लोग यहाँ से चालू किए थे, ये बना था लास्ट में, और जब इसको फिर से हीट करेंगे तो वहीं पे पहुंच जाएंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो पूरा सर्कुलर रिएक्शन की तरह यूज होता है। सही है, यहाँ तक अभी तक देखो सभी में हीट यूज किए हैं। तो यहाँ तक के रिएक्शन को हम लोग बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन, तो है हीट का यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसको बोल देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट। नॉर्मली हीट करके ले रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन। यही अगर चेंज करते, थोड़ा चेंज में आ जाते हैं आगे हम। एक ले लो, नॉर्मली H2O पानी है, पानी को कर दो इलेक्ट्रोलाइसिस, हम दे देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिए। जैसे ही पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा H2 प्लस O2, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कर देगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा था क्लास 8 में, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में। जब हम लोग पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो अपने केमिकल्स में टूट जाएगा H2NO2, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये रिएक्शन था, कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसको कौन सा डिकम्पोजिशन बोलेंगे, इसको बोला जाएगा
इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब दूसरे हिसाब से तोड़ देते हैं थोड़ा। तो एक रिएक्शन दिया है तुम्हारे बुक में, AgCl प्लस AgCl जो कि सॉलिड होता है, इसको कर दिए, इसको छोड़ दिया जाता है बाहर सनलाइट में, ठीक है। AgCl को छोड़ दिया कहाँ? बाहर सनलाइट में, तो ये अपने आप ब्रेक कर देगा, Ag अलग निकल जाएगा और Cl अलग निकल जाएगा, ठीक है। Ag सॉलिड में, ठीक है। तो ये किसके हिसाब से टूटा है? एक और होगा इसमें, एक और है तुम्हारे पास केमिकल AgBr, ये भी सॉलिड है, इसको भी सनलाइट में छोड़ेंगे तो ये बन जाएगा Ag सॉलिड, फिर से निकलेगा यहाँ पे, और Br भी Br गैस में, Br2 ब्रोमाइड। देखो यहाँ पे, तो ये जो रिएक्शन है ना, ये सनलाइट के रूप में टूट रहा है ना, तो इसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो लगभग ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको यूज करते हैं, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ध्यान समझना, ये पूरा अभी एक रिएक्शन जा रहा है, इतना बड़ा एक ही तरीका है, ठीक है। पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिए हैं, जिसमें दो पढ़े हैं, नॉर्मली तोड़ कर देख रहे हैं। तोड़ने से हमको एक सेम टाइप ऑफ ऑक्साइड, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड वाले रिएक्शन पता चला, और बाकी याद रखेंगे। एक था जो कल पढ़े थे, उसके आगे बढ़ाए, जो लास्ट लाइमस्टोन बचा था उसको फिर से हीट किए, तो वापस से हमको मिल जाता है वही व्हाइट वॉशिंग करने वाला सब्सटेंस, क्विक लाइम, ठीक है, वापस से मिल जाता है। इन सभी में क्या देख रहे हैं? हीट से तोड़े, तो तोड़ने को बोलते हैं डिकम्पोजिशन, और हीट से बोल दिए थर्मल डिकम्पोजिशन। तो कुछ ज्यादा है नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट, decomposition reaction takes place with the help of electricity, electrolytic decomposition, and decomposition reaction takes place with the help of sunlight, उसको बोलते हैं फोटो। फोटो मतलब यहाँ पे सनलाइट चलेगा, तो फोटो डिकम्पोजिशन है ना। और फोटो डिकम्पोजिशन में भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर तो 3 गो था ही, इसका व्हाइट वॉशिंग से लेकर है, ये दोनों बताएं कैसे है। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमसे पूछा जाएगा नेम द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के हम लोग AgBr का यूज करते हैं। जहां भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है ना, उस जो लीड होता है उसके अंदर डाला क्या रहता है? AgBr डाला रहता है। तो AgBr को अगर सनलाइट में छोड़ दोगे ना, तो सिल्वर और ब्रोमाइड गैस अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारे रिएक्शन कितना लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन लिखे हैं। 6 को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक का अलग है, फोटो का अलग है, थर्मल का अलग है। पूछा तो नहीं जाएगा साइड से, बट याद रखना है तुमको, और जो इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। इन सारे रिएक्शन में देखो, सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हीट यहाँ भी गया, सनलाइट ग्रुप में हीट ही जाता है, हीट यहाँ भी दिए, हीट यहाँ भी दिए, हीट यहाँ भी दिए। कल एक रिएक्शन पढ़े थे जिसमें हीट बाहर में निकला था, उसको क्या बोले थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पूरी एक्सप्रेशन वाला में निकला था, उसको भी बोलते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट इसमें सारे में हम लोग हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? ये फॉर्मूला कैसे आया? इसमें शुरू में हम रेडिकल्स का लिखवाए थे, फेरस 2 एंड फेरस 3। ऑक्साइड का होता है 2, आयरन 3 वाला, यहाँ पे आयरन 2 वाला भी होता है, आयरन 3 वाला भी होता है। तो ऑक्साइड का हो गया 2 इसके पास, और आयरन 3 का 3 किधर हो गया? इधर, जो 9 क्लास में सीखे थे इस चीज को, मेकिंग केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। दोनों का वैलेंसी खाली याद रखना है। शुरू में हम तुम लोग को चार्ट दिए थे, रेडिकल्स चार्ट एंड वैलेंसी चार्ट ऑफ एलिमेंट्स, उसको देख सकते हैं एक बार फिर से, इसमें मिल जाए, कोई अच्छी नहीं है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? वैसा रिएक्शन जिसमें हीट दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, रिएक्शन इन विच वी प्रोवाइड द हीट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सारे क्या होंगे? बोलेंगे ऑलमोस्ट ऑल ऑन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर डिकम्पोजिशन आर क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन,
एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो पहला अपना इंप्रेशन देने के लिए अगर कोई हमसे पूछ दे एंडोथर्मिक रिएक्शन तो उसके लिए एग्जांपल याद होने चाहिए। तो ये तो सीधा इतने सारे में से कोई भी उठा लें, कोई दिक्कत नहीं। एगो एक्सोथर्मिक का अलग से याद होना चाहिए, और प्लस जो अपना सिलेबस पढ़ रहे डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन जितना लिखे 100, कॉम्बिनेशन जितना लिखे 100 याद ही होना चाहिए, ठीक है। और ये सब बीच बीच में आया तो इसको भी हम लोग जान लेंगे। हो गया यहाँ तक। आज हो गया हमारा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको एक बार में लिखो एक पेज में। ये कह कि एक पार्ट है, कॉम्बिनेशन एक पार्ट था, डिकम्पोजिशन एक पार्ट, अब छोटा छोटा मिलेगा, यहाँ तक थोड़ा बड़ा था। कर लो। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी तक हम लोग जानते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव मेटल। अब हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है, लो रिएक्टिव मेटल कौन है, वो हमको बताता है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, जिसमें Li Na सब जो ऊपर में आता था, लिथियम सोडियम, ठीक है। फिर पोटासियम Li Na K, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम दे देंगे यहाँ पे। देखो इसमें होगा क्या, कोई एलिमेंट है A और BC रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें A जो है ना, A B से हाईली रिएक्टिव होगा, A जो है B से हाईली रिएक्टिव होगा। तो A जो B से जब हाईली रिएक्टिव है तो B को हटा के वो बाहर निकल देगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर दिया द लेस रिएक्टिव मेटल। जब when more reactive metal displaces the less reactive metal is called displacement reaction, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं एक रिएक्शन है Fe फेरस जो कि सॉलिड में, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। ये कॉपर सल्फेट किस कलर का होगा, ब्लू, इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल किसको बोला जाता है, कॉपर सल्फेट को। अब देखो फेरस जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आएगा, तो फेरस जब रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आएगा तो फेरस जाकर किसको हटाएगा, कॉपर को रिमूव करेगा जी। हाँ आयरन ही है, फेरस बोला जाता है आयरन है। तो आयरन जो है कॉपर को जाकर क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, बना देगा FeSO4 प्लस Cu कॉपर को बाहर निकाल दिया, फेरस सल्फेट एक्वस में रह जाएगा, ये भी तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, एक्वस में। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रीन विट्रोल, मतलब ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन विट्रोल। याद रखना नाम, ऐसे फेरस सल्फेट ही है, वो जब ग्रीन विट्रोल किसको बोलते हैं, तो फेरस सल्फेट को। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो गया, कुछ बुक से देखते हैं पहले। Zn जो कि सॉलिड है प्लस CuSO4। देखो यहाँ पे Zn जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, एक और दिया है, सब कॉपर के साथ ही, रहने दो ही, इसमें ज्यादा रिएक्शन आएगा नहीं, जो यहाँ पर देगा रिएक्शन, ठीक है, उसमें देख लेना कि कौन एलिमेंट कम रिएक्टिव है या ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पर रिएक्टिविटी से हम लगा देंगे, ठीक है। उससे ऐसे दिया हुआ है, तुम लोग को लिखवाया हुआ है, बट यहाँ पर देख लेना एक बार। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हुए हमारे पास कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक केमिकल AbHCd, ठीक है। इसका जो थीम होता है, इसमें होता है आयंस आर एक्सचेंज, आयन आर एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, आयंस ही एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब A जो है वो प्लस वाला आयन होगा, मतलब एनायन, ठीक है, एनायन, और ये होगा माइनस। यहाँ पर तो ये प्लस होगा और ये होगा माइनस, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, अभी इस माइनस के साथ है, और ये चला जाएगा इसके माइनस के साथ, और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ। इसमें क्या हो रहा है, इसका आयन उसके साथ, उसका आयन इसके साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा AD प्लस BC। आयंस को एक्सचेंज कर लिया। रिएक्शन में देख लेते हैं, इसको पुट करते हैं पहले। एक रिएक्शन तुम्हारे बुक में दिया है Na2SO4, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में, प्लस BaCl2 एक्वस फॉर्म में,
BaSO4 BaSO4 एक्वस फॉर्म में प्लस NaCl देखो एक रिएक्शन लिए हैं Na2SO4 Na मतलब सोडियम एंड सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस Ba बैरियम और Cl क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड गिव्स बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अप एरो होता था गैस, तो डाउन एरो क्या होता है? डाउन एरो होता है यहाँ पर सॉलिड प्रिसिपिटेट। सॉलिड प्रिसिपिटेट के लिए क्या दिखाएंगे हम लोग? डाउन एरो, ठीक है ना। अब सॉलिड प्रिसिपिटेट यहाँ पर क्या होता है? प्रिसिपिटेट होता है कोई भी इनसॉल्युबल चीज जो सॉलिड रिएक्शन में होने के बाद बच जाए। इसे पूरा देखते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सोडियम जो प्लस वाला था और सल्फेट माइनस वाला था, बैरियम प्लस वाला था और क्लोरीन माइनस वाला था। क्या एक्सचेंज कर लिया? एक्सचेंज हो गया ना, ठीक है। इसमें देखो इसका वैलेंसी कितना दिख रहा है? 2, इसका वैलेंसी 2, तो एक्सचेंज हो कितना बन गया? BaSO4, दोनों का 2 कट गया होगा। यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना है? 1, इसका वैलेंसी कितना है? 1, तो NaCl क्या बन गया? नॉर्मल, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज हुआ यहाँ पे। तो आयन एक्सचेंज होने के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस बचता है जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। प्रिसिपिटेट कहीं ना कहीं क्या होता है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। इस वजह से इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी लिखे थे शुरू में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी लिखे थे। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिएक्शन एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस लेफ्ट इन द रिएक्शन, इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शन में लेफ्ट कर जाता है, मतलब सॉलिड के रूप में बच जाता है। और यहाँ पे कौन बच रहा है? BaSO4, ठीक है। एक रिएक्शन और देख लेते पहले, AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। AgNO3 प्लस NaCl का अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर देखो Ag जो कि प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो AgCl ले लो, हो गया। रिएक्शन देख रहे हो कैसे बना रहे हैं? अब अपने आप बना भी सकते हो तुम लोग। ये तो Na मालूम है कि प्लस में होता है और इधर बचा हुआ माइनस वाला कौन? ये तो NO3 का बचा वैलेंसी, तो वैलेंसी के लिए रेडिकल्स वाला नाम याद करेंगे। ऐसे नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है? 1 माइनस में, और Na होता है 1 प्लस में, तो 1 1 से अभी दिक्कत नहीं करेगा। हम लोग लिख देंगे अभी कितना? NaNO3, और यही हमारा क्या होगा? प्रिसिपिटेट इस रिएक्शन में, ठीक है। तो 2 प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। इस पर आराम से याद करो दोनों को। क्या चीज याद करना होगा तुमको? जैसे ये कंपाउंड देखो, इसका रूप कैसा कभी था? ऐसा डबल डबल AB ऐसा करके था, सिंगल सिंगल। देखो पहले तो ये तुमको बताएगा, इस नाम से तुम पकड़ सकते हो पहले। और तो यहाँ पर देखो नॉर्मल मेटल्स है, यहाँ पर पहले ही से कंपाउंड है, डबल कंपाउंड है। जब डबल कंपाउंड होने का मतलब ये नहीं कि हम चल जाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए पहले हमारे पास ये भी होना चाहिए, 1 प्लस 1 माइनस वाला मिल जाए। अगर ये दोनों मिल गया, आंख बंद करके आराम से डबल डिस्प्लेसमेंट करवा दो। तुमको कुछ करना थोड़ा है, तुमको तो प्लस वाला खोजना है, इसका माइनस खोजना है और लगा के वहां दे देना है। अगर ध्यान में रह गया दोनों का वैलेंसी, तो आराम से लिखा जाएगा। वैलेंसी तो मेन है, याद रखना। तो पहले ही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही हम बोले कि 9 क्लास का केमिकल फॉर्मूला है, वो अगर आएगा तो जल्दी जल्दी रिएक्शन सीख लोगे। लेकिन इसके अभी तक बिना पढ़े हम इस देते तो तुम लोग नहीं बना पाओगे, बट अब बना सकते हो। खाली पकड़ना होता है कि Ag जो कि है प्लस वाला, NO3 क्या होता है? माइनस। Na तो सबको याद होता है प्लस में, और Cl होता है माइनस में। आराम से एक्सचेंज करके खाली लिख देने, कोई दिक्कत भी नहीं करेगा। दिक्कत कब करेगा? थोड़ा बहुत वैलेंसी इधर उधर होगा तब, नहीं तो अभी तो सेम सेम था तो दिक्कत नहीं हुआ। तो आराम से खाली लिख देना है ऐसे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इजी होता है तुम्हारे पास। बाकी कल करते हैं, ठीक है। आज भर इतना ही रहेगा, उधर लो।